Hello student, welcome back to my YouTube channel Only GS Classes. So today in this video we are discuss about इंडियन कॉन्स्टिट्यूशनल MCQ, यानी जो आर्टिकल गिवन है हमारे संविधान के, उन सभी के 15 मोस्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल जो हैं फॉर यूपीएससी एग्जामिनेशन के लिए, एज वेल एज अदर स्टेट पीसीएस, जितने भी स्टेट पीसीएस होते हैं उन सभी के लिए ये जो MCQ है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। सो जो भी लोग इस चैनल पर नए हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें एंड वीडियो को शेयर कर दें। ओके, सो आज की इस वीडियो लेक्चर में हम करेंगे फंडामेंटल राइट के MCQ, DPSP, एग्जीक्यूटिव, पार्लियामेंट्री, जुडिशरी एंड इमरजेंसी। सो इन सभी टॉपिक के आर्टिकल से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन आए हैं उन सभी को हम एक इस वीडियो में कवर करेंगे। सो आपका यूपीएससी एग्जाम बहुत नियरेस्ट है। इसके अलावा BPSC 72, अदर स्टेट PCM और अदर गवर्नमेंट एग्जाम के लिए ये वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है। सो प्लीज़ इस वीडियो को एंड तक देखें। और जो भी लोग चैनल पर, सो विदाउट एनी डिले स्टार्ट करते हैं आज का हमारा फर्स्ट MCQ series. Okay, so first question is given here. Question number 1 is given here. Under which article of Indian Constitution is the right to equality guarantee? यानी समानता का अधिकार हमें कौन सा अनुच्छेद देता है? तो आर्टिकल 40 इज राइट आंसर। आर्टिकल 14 यानी आर्टिकल 12 से लेकर के आर्टिकल 35 तक हमारे फंडामेंटल राइट यानी मूलभूत अधिकार हमें संविधान ने दे रखे हैं। सो आर्टिकल 14 से लेकर के आर्टिकल 14 टू आर्टिकल 18 तक हमारे कौन से राइट है? राइट टू इक्वालिटी यानी समानता का अधिकार हमें आर्टिकल 14 से लेकर के 18 तक गिवन है। सो ऑप्शन ए विल बी राइट आंसर। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। सेकंड क्वेश्चन इज गिवन हियर। आर्टिकल 19 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन गारंटीज फ्रीडम ऑफ स्पीच टू विच कैटेगरी ऑफ पर्सन? इट्स मीन जो आर्टिकल 19 है वो हमारा राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच है। ओके, सो ये किसको मिला हुआ है? यानी भारतीय नागरिक को, या फिर फॉरेनर को, या फिर रेजिडेंशियल को, या ऑल पर्सन को? सो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ओनली सिटीजन फॉर अवेलेबल, यानी सिर्फ और सिर्फ भारतीय नागरिक के लिए ये अधिकार राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच गिवन है, ना कि फॉरेनर के लिए। फॉरेनर के लिए नहीं है, रेजिडेंस के लिए नहीं है, ऑल पर्सन के लिए नहीं है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? सिटीजन ओनली। ओके, कौन कौन से ऐसे फंडामेंटल राइट हैं जो कि सिर्फ और सिर्फ इंडियन सिटीजन के लिए हैं? सो मैं आपको बता देता हूँ। आर्टिकल नंबर 15, 16, 19 एंड 29 एंड 30। ओके, तो ये जितने भी आर्टिकल आपको मैंने लिखे हैं 15, 16, 19, 29, 30, ये सिर्फ और सिर्फ इंडियन सिटीजन के लिए है, ना कि फॉरेनर के लिए। ओके, सो ये आपको याद रखना है। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 इज गिवन हियर। विच आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एबोलिश अनटचेबिलिटी? सो आर्टिकल 17 जो है वो छुआछूत को समाप्त करता है। ओके, सो आर्टिकल 17 इज एबोलिश अनटचेबिलिटी। ओके, सो आर्टिकल 17 is right answer. Next question is given here. The right to constitutional remedies is inserted in which article? यानी जो right to constitutional remedy के नाम से रेमेडीज के नाम से जाना जाता है, कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज के नाम से कौन सा आर्टिकल है? सो आर्टिकल 32 है। ओके, आर्टिकल 32 एक ऐसा है जो कोई भी आपका फंडामेंटल राइट अधिकारों का हनन होता है तो आर्टिकल 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट रिट्स जारी करती है और आपके फंडामेंटल राइट का हनन होने से उसको रोकती है। ओके, सो आर्टिकल 32 को संविधान निर्माता डॉक्टर BR अम्बेडकर जी ने इसको संविधान की आत्मा बोला है। ओके, संविधान की आत्मा बोला है। ओके, सो ये आपको याद रखना है। कौन सी है रेमेडीज का आर्टिकल? आर्टिकल नंबर 32। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 इज गिवन हियर। आप देखोगे ये क्वेश्चन जितने भी हैं काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। सो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज़ एक लाइक देकर इस वीडियो को शेयर कर सकते हैं। चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। आर्टिकल 21 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन प्रोटेक्ट विच ऑफ द फॉलोइंग राइट्स? जो आर्टिकल हमारा 21 है वो किससे हमें बचाता है? सो इसमें आंसर गिवन है राइट टू प्रॉपर्टी, राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, राइट टू एजुकेशन एंड राइट टू वोट। सो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। हमें जो प्राइवेसी, राइट टू प्राइवेसी का जो अधिकार कौन देता है? वो आर्टिकल नंबर 21। ओके, सो ऑप्शन बी विल बी राइट आंसर। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6। विच आर्टिकल प्रोवाइड फॉर फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन फॉर चिल्ड्रेन एज 6 to 14 ईयर? तो ये आपको याद रखना है कौन सा ऐसा अनुच्छेद है जो 6 वर्ष से 14 वर्ष के बच्चों के लिए फ्री में एजुकेशन कंपलसरी करता है? सो आर्टिकल 21 का ए क्लॉज। ओके, आर्टिकल 21 का ए सब क्लॉज जो है ये हमें अधिकार देता है कि हम अपने बच्चों को 6 से लेकर के 14 साल के बच्चों को फ्री में एजुकेशन दिलवाएं। ओके, और इसके लिए कोई भी चार्ज ना लगे। सो ये आपको याद रखना है। और यह जो आर्टिकल है ये कौन से अमेंडमेंट के तहत फंडामेंटल राइट इसको बनाया गया? किसी को पता है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताएं। मैं वैसे बता देता हूँ। आर्टिकल 86 अमेंडमेंट 86 के तहत इसको फंडामेंटल राइट बनाया गया है। ओके, और ये कब किया गया अमेंडमेंट? किसी को पता है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताएं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 7 इज गिवन हियर। सो क्वेश्चन नंबर 7 इज गिवन हियर। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का अब ये टॉपिक क्या आ गया? फंडामेंटल राइट 12 से लेकर के 35 तक कंटिन्यू। इसमें क्या है? प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट माइनॉरिटी। ओके, तो यहाँ से क्वेश्चन नंबर 7 से 12 हम करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 इज गिवन हियर। आर्टिकल 22 प्रोवाइड प्रोटेक्शन
अगेंस्ट अरेस्ट एंड डिटेंशन, जो आर्टिकल 22 है वो हमें प्रोटेक्शन देता है अगेंस्ट अरेस्ट एंड डिटेंशन। व्हाट इज द मैक्सिमम पीरियड अ पर्सन कैन बी डिटेन्ड विदाउट बीइंग प्रोड्यूस बिफोर अ मजिस्ट्रेट। इस क्वेश्चन का मीनिंग ये है कि यदि आपको कोई ऑफिसर या फिर कोई भी पुलिस वाला आपको अरेस्ट करता है तो कितने टाइम के अंदर में उसको इस एक्ट के तहत, अगर इस एक्ट के तहत किसी को, नॉर्मल एक्ट के तहत किसी को अरेस्ट किया जाता है तो कितने टाइम के अंदर में मजिस्ट्रेट के सामने उसको पेश करने की पावर होती है। तो 24 घंटे के अंदर, 24 आवर के भीतर वो आपको मजिस्ट्रेट के सामने पेश करता है। अगर वह ऐसा नहीं करता है तो आर्टिकल 22 के तहत आप उसके अगेंस्ट एक्शन ले सकते हैं। ओके, सो 22 आर्टिकल 24 और के तहत यानी 24 घंटे के अंदर वो आपको मजिस्ट्रेट के सामने पेश करेगा। ओके, सो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी विल बी राइट आंसर 24 और। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 इज गिवन हियर, विच आर्टिकल प्रोहिबिटेड ट्रैफिक इन ह्यूमन बींग्स एंड फोर्स लेबर। ह्यूमन बींग्स यानी ट्रैफिक मतलब किसी नाबालिग बच्चे को या फिर बालिका को कहीं ले जाके बेच देना, तो ये ह्यूमन ट्रैफिकिंग होती है। ओके, और मतलब देह व्यापार भी होता है इसके अंदर में, और मतलब पुरुष या फिर इंसान को ले जाके बेचना, उनका ट्रैफिकिंग करना, तो वो चीज़ कहलाती है। तो ये कौन से आर्टिकल के तहत है जो इसको लेबर, फोर्स लेबर को भी रोकता है? सो आर्टिकल 23 इज राइट आंसर। आर्टिकल 23 है वो फोर्स लेबर एंड ह्यूमन ट्रैफिक के अगेंस्ट हमें राइट्स प्रोवाइड करता है। ओके, राइट्स देता है आर्टिकल 23। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 इज गिवन हियर, आर्टिकल 24 प्रोहिबिटेड एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रेन इन फैक्ट्रीज बिलो व्हाट एज। यानी आर्टिकल जो 24 है वो बच्चों को काम करने के लिए फैक्ट्री में कितने से कम उम्र के बच्चों को मना करता है? सो आर्टिकल 14 ईयर के बच्चे को, यानी 14 साल के बच्चे को आप ऐसी मशीन या फिर ऐसी फैक्ट्री में काम नहीं कर सकते जो कि उस बच्चे के लिए हजार्डस हो। ओके, खतरे वाली जगह में या ऐसी मशीन के पास आप किसी बच्चे को जॉब नहीं दे सकते जिसकी उम्र 14 साल है। अगर ऐसा कोई बच्चा पाया जाता है तो आर्टिकल 24 के तहत उसे सुप्रीम कोर्ट सजा देगी। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नंबर 10 इज गिवन हियर, विच आर्टिकल ग्रांट्स फ्रीडम ऑफ कंसाइंस एंड फ्री प्रोफेशनल प्रैक्टिस एंड प्रोपिगेशन ऑफ रिलीजियन। सो कौन सा ऐसा आर्टिकल है जो हमें किसी भी प्रोपिगेशन ऑफ रिलीजियन, किसी भी रिलीजन को, धर्म को बढ़ावा, उसको प्रैक्टिस करने की आज़ादी देता है? सो आर्टिकल 25 है जो है हमें आर्टिकल 25 जो है वो हमें किसी भी धर्म को मानने, उसको बढ़ावा देने की आज़ादी देता है। ओके, भारत में को एक सेकुलर कंट्री होने के नाते भारत किसी भी धर्म को मान सकता है, अपना सकता है, भारत के कोई भी सिटीजन, तो आर्टिकल 25 ये हमें अधिकार देता है। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 11 करते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 11 इज गिवन हियर, आर्टिकल 29 एंड आर्टिकल 13 डील विद विच कैटेगरी ऑफ राइट। यानी आर्टिकल 29 और आर्टिकल 30 किस तरह के कैटेगरी के लोगों के राइट्स के बारे में डील करता है? सो फंडामेंटल ड्यूटीज या कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट या राइट टू प्रॉपर्टी या राइट टू इक्वालिटी। सो आपको याद रखना है इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट। यानी आर्टिकल 29 एंड आर्टिकल 30 जो है यह किसके बारे में बात करता है? यह माइनॉरिटी के बारे में बात करता है। ओके, राइट टू एजुकेशन ऑफ माइनॉरिटी के बारे में बात करता है। सो आर्टिकल कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट के बारे में कौन सा? आर्टिकल 29 और 30 बात करता है। राइट टू प्रॉपर्टी आपको पता होगा यह एक फंडामेंटल राइट नहीं है। राइट टू इक्वालिटी के बारे में मैंने इससे पहले पढ़ा दिया आपको, एंड फंडामेंटल राइट के ड्यूटीज़ के बारे में आप जानते हैं। ओके, सो ये तीनों नहीं है। आर्टिकल 29 से लेकर के 30 तक कल्चरल माइनॉरिटी के एजुकेशनल और कल्चरल को प्रोटेक्ट करने के लिए आर्टिकल 29 और 30 वर्केबल है। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 इज गिवन हियर, विच आर्टिकल डिफाइन द टर्म स्टेट ऑफ द पर्पस ऑफ फंडामेंटल राइट। कौन सा ऐसा आर्टिकल है जो स्टेट की पर्पस फंडामेंटल राइट का क्या है वो डिफाइन करता है? सो आर्टिकल 12 में बताया गया है। ओके, सो आर्टिकल 12 विल बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। इसके नीचे थोड़ा सा नोट्स दे रखा है वो पढ़ लेते हैं हम। नोट, फंडामेंटल राइट पार्ट 3 आर जस्टिफिकेबल। ये आपको याद रखना है कि जो हमारे फंडामेंटल राइट, क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि फंडामेंटल राइट एंड फंडामेंटल ड्यूटीज़ में बोथ में से कौन सा जस्टिफिकेबल है। यानी अगर उनका हनन होता है, मान लीजिए आपके फंडामेंटल राइट का अगर हनन होता है या फंडामेंटल ड्यूटीज़ का आपका हनन होता है, तो उसको लेकर आप सुप्रीम कोर्ट में या फिर हाई कोर्ट में लेकर जा सकते हैं और अपने फंडामेंटल राइट या ड्यूटी को हनन होने से रोक सकते हैं। तो फंडामेंटल ड्यूटीज़ का जब आपका हनन होता है तो इसके लिए आप सुप्रीम कोर्ट में नहीं जा सकते हैं। इट्स मीन ये हमारा नॉन जस्टिफिकेबल है। ओके, लेकिन फंडामेंटल राइट के जब आपका हनन होता है तो आप इसको सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में जाकर अपने अधिकार के लिए पिटीशन दायर कर सकते हैं। सो ये आपको याद रखना है। ओके, तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है कई बार एग्जाम में इस सेक्शन से। ओके, सो यू नो वेरी वेल अबाउट दिस सेक्शन कि जो पार्ट 3 है फंडामेंटल राइट संविधान का वो जस्टिफिकेबल है। ओके, एंड इन्फोर्स बाय कोर्ट, और कोर्ट के द्वारा इसको
फोर्सफुली इसको कंडक्ट किया जा सकता है। ओके, एंड टू अप्लाई टू ऑल पर्सन अंडर स्पेसिफाई फॉर दिस चैलेंज। ओके ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। आर्टिकल 13 डिक्लेयर दैट एनी लॉ कंसिस्टेंट विद फंडामेंटल राइट एंड शेल बी, सो क्या होता है, वॉइड टू एक्सटेंट ऑफ इनकंसिस्टेंसी। ओके, उसको वॉइड किया जाता है, आर्टिकल 13 में ये बोला गया है। ओके, सो ऑप्शन बी विल बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर जहाँ पे गिवन है, क्वेश्चन नंबर 14 इज गिवन हियर। क्वेश्चन नंबर 14 इज गिवन हियर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का। अब ये डीपीएसपी का क्वेश्चन है। डीपीएसपी का आर्टिकल क्या है, डीपीएसपी का आर्टिकल है आर्टिकल 36 से लेकर के आर्टिकल 51 तक, जितने भी हैं आर्टिकल ये सभी डीपीएसपी के अंतर्गत आते हैं। ओके, डीपीएसपी डायरेक्टिव पॉलिसी स्टेट, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। ओके, डीपीएसपी के अंतर्गत आते हैं आर्टिकल 36 से लेकर के 51 तक। इसके बारे में जितने भी एमसीक्यू हैं उनको सॉल्व करते हैं। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें जो भी लोग चैनल पे नए हैं। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 14 इज गिवन हियर। द डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी आर कंटेन इन विच पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। सो जो डीपीएसपी है वो संविधान के कौन से भाग के अंदर में आता है। सो डीपीएसपी है वो पार्ट 4 के अंदर में आता है। ओके, एंड डीपीएसपी जो है, डीपीएसपी पार्ट 4 में आता है। एंड थर्ड में कौन सा आता है, थर्ड में आता है हमारा फंडामेंटल जो राइट है वो पार्ट 3 में आता है। ओके, सो ये आपको याद रखना है, डीपीएसपी जो है वो पार्ट 4 में आता है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। विच आर्टिकल डायरेक्ट द स्टेट टू सिक्योर अ यूनिफॉर्म सिविल कोड ऑफ फॉर सिटीजन, यानी यूसीसी, यूनिफॉर्म सिविल कोड यूसीसी लागू करने के लिए कौन सा आर्टिकल है। सो आर्टिकल 44। ओके, आर्टिकल 44। और हाल ही में एक स्टेट है हमारे इंडिया का जिसने यूसीसी अपने यहाँ लागू किया है। सो आपको कमेंट बॉक्स में बताना है अगर उस स्टेट का नाम पता है तो। और यह आज़ादी के बाद पहला ऐसा स्टेट है। ओके, आपको याद रखना है, आज़ादी से पहले, यानी आज़ादी से पहले एक स्टेट में यूसीसी लागू है। अगर किसी को पता है, चलो मैं ही बता देता हूँ, वो स्टेट है गोवा। ओके, गोवा में यूसीसी लागू है आज़ादी से पहले, लेकिन आफ्टर इंडिपेंडेंस हमारे भारत में एक स्टेट ऐसा है जिसने यूसीसी लागू किया है। किसी को पता है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताएं। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ये तो हो गया क्वेश्चन, आर्टिकल 44 विल बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज गिवन हियर, क्वेश्चन नंबर 16। आर्टिकल 14 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन डायरेक्ट द स्टेट टू ऑर्गेनाइज। कैसे, आर्टिकल जो 40 है वो कॉन्स्टिट्यूशनल डायरेक्ट ऑफ स्टेट टू ऑर्गेनाइज करने के लिए हमें पावर देता है। क्या, कोऑपरेटिव सोसाइटी, विलेज पंचायत, या ट्रेड यूनियन, या ग्राम सभा। सो आर्टिकल जो 40 है वो हमें पावर देता है कि हम अपने विलेज में एक पंचायत का गठन करें। ओके, सो आर्टिकल 14 इज रिलेटेड टू विलेज पंचायत, ओके, सो यू नो वेरी वेल आर्टिकल 14 इज रिलेटेड टू विलेज पंचायत। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज गिवन हियर, क्वेश्चन नंबर 17 इज विच आर्टिकल ऑफ डीपीएसपी टू इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क फॉर बोथ मैन एंड वुमेन। ओके, तो कौन सा ऐसा आर्टिकल है जो ये कहता है कि अगर कोई काम महिला या पुरुष कर रही है सेम काम, तो उसके लिए सेम अमाउंट उसको पेमेंट देनी चाहिए, उसको सेम भत्ता मिलना चाहिए। सो आर्टिकल 39 ये हम बताता है कि अगर एक महिला सेम काम कर रही है और वही वर्क पुरुष कर रहा है तो दोनों को जो पे मिलेगा, यानी जो उस काम का भत्ता मिलेगा वो सेम मिलना चाहिए आर्टिकल 39 के तहत। ओके, सो अगला क्वेश्चन करते हैं। आर्टिकल 18 इज गिवन हियर, क्वेश्चन नंबर 18। आर्टिकल 48A एडेड बाय द 42nd अमेंडमेंट डायरेक्ट द स्टेट टू प्रोटेक्ट। जो आर्टिकल 48 है वो ऐड किया गया किसकी प्रोटेक्ट के लिए। सो इसमें 4 ऑप्शन गिवन है, माइनॉरिटी, इन्वायरमेंट एंड फॉरेस्ट, शेड्यूल ट्राइब, या एग्रीकल्चर लैंड। सो आर्टिकल 48 ने 42nd अमेंडमेंट के तहत डायरेक्ट द स्टेट टू प्रोटेक्ट करने के लिए इन्वायरमेंट एंड फॉरेस्ट। ओके, इन्वायरमेंट एंड फॉरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए आर्टिकल 48 कहता है। ओके, सो ऑप्शन बी विल बी राइट आंसर। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। विच आर्टिकल डायरेक्ट द स्टेट टू रेज द लेवल ऑफ न्यूट्रिशन एंड स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ऑफ इट्स पीपल। ओके, कौन सा ऐसा आर्टिकल है। सो आर्टिकल 47 गिव्स पावर। ओके, आर्टिकल 47 देता है लिविंग ऑफ लाइफ इट्स पीपल। ओके, आर्टिकल 47। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 इज गिवन हियर। आर्टिकल 51 डायरेक्ट इंडिया टू प्रमोट इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी। पीस एंड सिक्योरिटी की जब बात आती है तो कौन सा आर्टिकल आता है। दिस फॉल्स अंडर विच कैटेगरी ऑफ डीपीएसपी। जो आर्टिकल 51 है वो हमें पीस एंड सिक्योरिटी के लिए, इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी के लिए प्रमोट करता है आर्टिकल 51। सो हमारे दिस फॉल्स अंडर विच कैटेगरी ऑफ डीपीएसपी, तो ये कौन से डीपीएसपी के कैटेगरी में आता है। यू नो जो डीपीएसपी है वो 3 तरह की कैटेगरी में डीपीएसपी है, वो 3 तरह से बटी हुई है, गांधीयन, सोशलिस्ट
एंड लिबरल इंटेलेक्चुअल। ओके, सो जो पीस एंड सिक्योरिटी है ये कैसी है, ये लिबरल एंड इंटेलेक्चुअल है। ओके, सो ये आपको याद रखना है। आर्टिकल 51 के तहत जो पीस एंड सिक्योरिटी इंटरनेशनल है वो किस कैटेगरी में आती है, गांधीयन प्रिंसिपल में नहीं आती, सोशलिस्ट में नहीं आती है, ये लिबरल इंटेलेक्चुअल में आती है। ओके, सो ऑप्शन बी विल बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 21 इज गिवन हियर। जो भी लोग चैनल पे नए हैं प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें। सो क्वेश्चन नंबर 21 से 27 तक इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के जो एग्जीक्यूटिव पावर 50 आर्टिकल 52 से लेकर के 50 से आर्टिकल 52 से लेकर के आर्टिकल 52 से लेकर के 78 तक प्रेसिडेंट के बारे में है, वाइस प्रेसिडेंट के बारे में है एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के बारे में है। ओके, सो इनसे रिलेटेड जितने भी आर्टिकल है उनको सॉल्व करते हैं। सो क्वेश्चन नंबर 21 इज गिवन हियर। आर्टिकल 52 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड फॉर विच कॉन्स्टिट्यूशनल ऑफिस। जो जो आर्टिकल 52 है वह किसके ऑफिस के लिए प्रोवाइड करता है, सो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ओके, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के लिए कौन सा आर्टिकल है, आर्टिकल 52 उनके कॉन्स्टिट्यूशनल ऑफिस के लिए। ओके, सो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन इज गिवन हियर। अंडर आर्टिकल 74 द प्रेसिडेंट शैल एक्ट ऑन द एडवाइस ऑफ विच बॉडी। जो आर्टिकल 74 के तहत जो हमारे प्रेसिडेंट है, ऑनेबल प्रेसिडेंट प्रेजेंट टाइम में जो हमारी द्रौपदी मुर्मू जी हैं, वह एक्ट करेंगी किसकी एडवाइस पे। सो इसमें चार ऑप्शन गिवन है, पार्लियामेंट्री, सुप्रीम कोर्ट, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हेडेड बाय पीएम या कैबिनेट सेक्रेटरी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हेडेड बाय पीएम। ओके, सो जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होती है उसकी सलाह पर आर्टिकल 74 के तहत प्रेसिडेंट जो है वो एक्ट करती हैं। ओके, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हेडेड बाय पीएम, जो पीएम के यानी प्रधानमंत्री के तहत जो मंत्रिमंडल होता है, कैबिनेट का मंत्रिमंडल, वो जो सलाह देती हैं उसके तहत एक्ट करती है हमारी प्रेसिडेंट। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 इज गिवन हियर। द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज इलेक्टेड बाय इलेक्टोरल कॉलेज एज पर विच आर्टिकल। जो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया हैं वो इलेक्टेड होती हैं एज इलेक्टोरल कॉलेज एज पर विच आर्टिकल, किस आर्टिकल के तहत, सो आर्टिकल 54 के तहत। ओके, आर्टिकल 54 विल बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 24 इज गिवन हियर। विच आर्टिकल डील विद द इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। सो इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया से कौन सा आर्टिकल डील करता है, जो राष्ट्रपति के महाभियोग जो होता है जब लाया जाता है तो कौन सा आर्टिकल डील करता है, आर्टिकल नंबर 61। इसको याद करने का एक मैं शॉर्ट ट्रिक आपको बता रहा हूँ। इम्पीचमेंट में जो इम्पीचमेंट की जो स्पेलिंग है आप देखोगे यहाँ पे आई बन रहा है, और इस आर्टिकल में भी 61 का जो 1 है आप इसको एज्यूम कर सकते हो आई। तो इससे आपको याद रह जाएगा 61 आर्टिकल जो है वो इम्पीचमेंट के लिए है, इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट के लिए। ओके, सो ऑप्शन बी विल बी राइट आंसर। ओके, आप बताओगे ओथ एंड अफर्मेशन के लिए ओथ के लिए कौन सा आर्टिकल है, प्रेसिडेंट के ओथ के लिए एंड प्रेसिडेंट के पार्डन के लिए, पार्डन पावर जो होती है प्रेसिडेंट की उसके लिए कौन सा आर्टिकल है, कमेंट बॉक्स में बताएं प्लीज। ओके, हाउस किसको बोलते हैं, अपर हाउस कहते हैं राज्यसभा को। ओके, एंड लोअर हाउस कहते हैं लोकसभा को। इन दोनों को जो संबोधन करना होता है किसी भी सेशन से पहले, यू नो वेरी वेल अबाउट हमारे पार्लियामेंट सेशन में 3 सेशन होते हैं। ओके, किसी को पता है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताएं। सो जो एड्रेस करते हैं वो प्रेसिडेंट करते हैं बहुत लोअर हाउस और अपर हाउस को, किस आर्टिकल के तहत, सो आर्टिकल 87 के तहत। ओके, तो ये आपको पता होना जरूरी है क्योंकि ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 इज गिवन हियर। द प्राइम मिनिस्टर इज अपॉइंटेड बाय प्रेसिडेंट अंडर विच आर्टिकल। जो हमारे प्रधानमंत्री हैं वो किसके द्वारा अपॉइंट किए जाते हैं, प्रेसिडेंट के द्वारा, किस आर्टिकल के तहत, सो आर्टिकल 75 के तहत प्रधानमंत्री जी को कौन अपॉइंट करता है, प्रेसिडेंट। ओके, ऑनेबल प्रेसिडेंट जी हमारे करते हैं अपॉइंट प्रधानमंत्री को आर्टिकल 75 के तहत। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 से 34 तक करेंगे। इसमें क्या है, पार्लियामेंट्री प्रोसीजर आर्टिकल 79 से लेकर के आर्टिकल 122 तक, इसके अलावा जुडिशरी आर्टिकल 124 से लेकर के 147 तक। ओके, सो इन सभी के आर्टिकल को इस हम क्वेश्चन में कंप्लीट करेंगे। So question number 28 is given here. Article 79 established the Parliament of India. Which of the following is not a component of Parliament? So जो आर्टिकल 79 है वो पार्लियामेंट इंडिया का इस्टेब्लिश करता है आर्टिकल 79 के तहत। तो इसमें तीन मेंबर से मिलकर पार्लियामेंट बनता है। इसने पूछा है कौन सा इसमें नहीं है, तो इसने ऑप्शन दे रखा है प्रेसिडेंट, लोकसभा, राज्यसभा और सुप्रीम कोर्ट। तो जो पहले 3 हैं यानी प्रेसिडेंट आपको याद रखना है सिंपल सा कि कौन हमारे पार्लियामेंट के अंग होते हैं, तो प्रेसिडेंट हो गए एंड प्रेसिडेंट हो जाएंगे सबसे पहले, इसके अलावा राज्यसभा और लोकसभा। ओके, तो ये आपको याद रखना है कौन है, प्रेसिडेंट,
पार्लियामेंट के मेंबर के रूप में या अंग के रूप में पूछा जाता है तो एट, इधर हम लिखेंगे राज्यसभा, ओके, एंड इधर लोकसभा। तो ये आपको याद रखना है, इसमें सुप्रीम कोर्ट नहीं होता है। सो ये क्वेश्चन इसने पूछा है आर्टिकल 79 के तहत, ओके। सो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 29 इज गिवन हियर, अंडर आर्टिकल 110 अ बिल कैन बी इंट्रोड्यूस बाय ओनली इन विच हाउस, यानी आर्टिकल 110 के तहत जो मनी बिल है वो किस हाउस में रिप्रेजेंट यानी इंट्रोड्यूस किया जाएगा। सो मनी बिल के बारे में आपको पता होना चाहिए, इसमें जो पूरी पावर होती है मनी बिल के बारे में वो स्पीकर ऑफ लोकसभा के हाथ में होती है, ओके। वही डिसाइड करते हैं कि कौन सा बिल मनी बिल है, ओके। अगर उन्होंने एक बार डिसाइड कर दिया कि ये बिल मनी बिल है सो उसको हम सुप्रीम कोर्ट में भी चैलेंज नहीं कर सकते हैं, ये बात आपको ध्यान रखनी है, ओके। सो कौन से आर्टिकल के तहत मनी बिल 110, मनी बिल का आर्टिकल क्या है 110 110, और ये सिर्फ और सिर्फ लोकसभा में इंट्रोड्यूस किया जा सकता है, ना कि जॉइंट सेशन में, आइदर हाउस किसी में भी नहीं, ना कि राज्यसभा में, ओके। सो जो मनी बिल है, मनी बिल ओनली इंट्रोड्यूस इन लोकसभा, ओके। ये आपको याद रखना है, लोकसभा में ही मनी बिल इंट्रोड्यूस किया जा सकता है, ओके। सो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 30 इज गिवन हियर, आर्टिकल 108 प्रोवाइड फॉर अ जॉइंट सिटिंग ऑफ बोथ हाउस हु प्रिसाइड्स ओवर सच अ जॉइंट मीटिंग सिटिंग। सो जो जॉइंट सिटिंग होती है उसको आर्टिकल 108 आर्टिकल के तहत जॉइंट सिटिंग बोथ हाउस की एक साथ बुलाई जाती है, उसको प्रिसाइड कौन करता है, यानी उसकी अध्यक्षता कौन करता है। सो उसकी अध्यक्षता कौन करता है, स्पीकर ऑफ लोकसभा, ओके। स्पीकर ऑफ लोकसभा जॉइंट सिटी की अध्यक्षता करते हैं। अब इसको इनवाइट कौन करता है, यानी जॉइंट सेशन को इनवाइट यानी बुलाता कौन है जॉइंट सेशन को, तो ये आपको याद रखना है प्रेसिडेंट, ओके। प्रेसिडेंट इसको आहूत करते हैं, लेकिन इसकी जो अध्यक्षता है वो कौन करता है, इसकी अध्यक्षता लोकसभा के स्पीकर करते हैं, ओके। ये आपको याद रखना है, लोकसभा के स्पीकर की जाती है, जॉइंट सिटिंग की बैठक किसके द्वारा की जाती है, अध्यक्षता लोकसभा के स्पीकर द्वारा, ओके। तो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 31 इज गिवन हियर, विच आर्टिकल इस्टेब्लिश द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। कौन सा ऐसा आर्टिकल है जो इस्टेब्लिश करता है सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया को। सो आर्टिकल 124, ओके। आर्टिकल 124 है वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के लिए है। कमेंट बॉक्स में बताएं हाई कोर्ट के लिए कौन सा आर्टिकल है, ओके। हाई कोर्ट के लिए कौन सा आर्टिकल है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 32 इज गिवन हियर, द ओरिजिनल जुरिडिक्शन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट इज डिफाइंड अंडर विच आर्टिकल। सो जो ओरिजिनल जुरिडिक्शन है सुप्रीम कोर्ट का वो किस आर्टिकल के तहत डिफाइन किया गया है। सो आर्टिकल 131 के तहत, ओके। ओरिजिनल जुरिडिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट इज डिफाइंड अंडर 131 आर्टिकल, ओके। अनुच्छेद कौन सा है, अनुच्छेद है 133, ओके। सो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 33 इज गिवन हियर, अंडर आर्टिकल 143 द प्रेसिडेंट कैन सीक द एडवाइजरी ओपिनियन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, दिस पावर इज नोन एज। जो ये पावर है ये सुप्रीम कोर्ट की कौन सी पावर है, यू नो वेरी वेल, रिट्स ज्यूरिडिक्शन या फिर एडवाइजरी ज्यूरिडिक्शन या फिर अपीलिएट ज्यूरिडिक्शन या फिर ओरिजिनल ज्यूरिडिक्शन। सो एडवाइजरी ओपिनियन जो होता है प्रेसिडेंट को वो कौन सी है, वो एडवाइजरी ही ज्यूरिडिक्शन है, ओके। आर्टिकल 143 के तहत प्रेसिडेंट जो है वो सुप्रीम कोर्ट को एडवाइज कर सकते हैं, ओके। जो कि उनकी एडवाइस है वो सुप्रीम कोर्ट पे लीगली बाइंडिंग नहीं होती है, ये आपको याद रखना है, क्योंकि क्वेश्चन में ये पूछता है कि प्रेसिडेंट की जो एडवाइस है वो सुप्रीम कोर्ट पे लीगली बाइंडिंग है या नहीं। तो ये आपको याद रखना है, उनकी जो एडवाइस होती है वो लीगली बाइंडिंग नहीं होती है, ओके। तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है। अगला करंट अफेयर करते हैं, क्वेश्चन नंबर 34 इज गिवन हियर, जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट आर अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट अंडर विच आर्टिकल, यानी जो सुप्रीम कोर्ट के जज हैं उनको अपॉइंट करने प्रेसिडेंट द्वारा अपॉइंट किया जाता है किस आर्टिकल के थ्रू। सो आर्टिकल 124 2 सब क्लॉसेस 2, आर्टिकल 124 का सब क्लॉज 2 के तहत सुप्रीम कोर्ट के जो जजेस होते हैं उनका अपॉइंटमेंट होता है, ये आपको याद रखना है। इसके अलावा कॉलेजियम सिस्टम के थ्रू, कॉलेजियम सिस्टम क्या होता है किसी को पता है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताएं, वरना आप बोलोगे तो मैं इस पर एक अच्छी सी वीडियो प्रोवाइड कर दूंगा आपको। कॉलेजियम सिस्टम के थ्रू हमारे सुप्रीम कोर्ट के जज का अपॉइंटमेंट होता है, और प्रेजेंट टाइम पे हमारे पास कितने जज हैं तो 33 + 1 यानी 33 जज हैं और एक CJI चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है। प्रेजेंट टाइम में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कौन है प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताएं, ओके। सो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 35 से लेकर के 41 तक गिवन है इसमें, और ये टॉपिक क्या है, टॉपिक गिवन है इधर इमरजेंसी प्रोविजन आर्टिकल 352 से 360 तक एंड कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, ओके। ये टॉपिक है, इसके जितने भी आर्टिकल होंगे उनको हम कवर करेंगे क्वेश्चन नंबर 35 से लेकर के 41 तक पे। सो विदाउट एनी डिले स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 35 इज गिवन हियर, आर्टिकल 352 डील्स विद प्रोक्लेमिनेशन ऑफ नेशनल इमरजेंसी विच इज द ग्राउंड फॉर सच प्रोक्लेमिनेशन।
आर्टिकल जो 352 जब इमरजेंसी लगाया जाता है आर्टिकल 352 के तहत, सो कौन सा प्रोक्लेमिनेशन ग्राउंड पे होना जरूरी है? इसमें 4 ऑप्शन दे रखे हैं, फाइनेंशियल इंस्टेबिलिटी, वार, एक्सटर्नल एग्रीएशन एंड आर्म रिवोल्यूशन, या फेलियर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल मैकेनिज्म, या फिर नेचुरल डिजास्टर्स। सो जो 352 है वो प्रेसिडेंट रूल नेशनल इमरजेंसी के तहत माना जाता है। तो ये किस लिए नेशनल इमरजेंसी लगाई जाती है? जब हमारा या फिर एक्सटर्नल वार हो रहा हो या इंटरनल कोई एग्रीगेशन हो, तो उस टाइम पे नेशनल इमरजेंसी प्रेसिडेंट द्वारा लगाई जाती है आर्टिकल 352 के तहत। ओके, सो आर्टिकल 352 जो इमरजेंसी पावर के लिए वार, एक्सटर्नल एग्रीगेशन एंड आर्म रिबेलियन यानी गृह विद्रोह जब होता है तब हम आर्टिकल 352 के तहत इमरजेंसी यानी आपातकालीन घोषित किया जाता है। तो आर्टिकल 352 कब लगाया जाता है? जब नेशनल इमरजेंसी हो। ओके, तो ये आपको याद रखना है। और इसको जितने भी ये इमरजेंसी आर्टिकल हैं उनको याद करने की मैं एक ट्रिक बताता हूँ। जैसे सबसे पहले नेशन आता है हमारा, तो आपको याद रखना है जो सबसे पहला हमारा आर्टिकल है आर्टिकल 352। ओके, आर्टिकल 352 तो नेशनल सबसे पहले आता है, तो आपको याद रखना है कि नेशनल इमरजेंसी के लिए आर्टिकल 352 का यूज़ किया जाता है। देन आता है हमारा 356, फिर आता है हमारा राज्य। तो राज्य में जब भी कॉन्स्टिट्यूशनल फेलियर होता है तो उस समय क्या होता है? राष्ट्रपति शासन लागू होता है, राष्ट्रपति शासन लागू होता है। ओके, सो प्रेसिडेंट जो है वो हमारे सेकंड नंबर पे आते हैं। तो 356 उसको कहते हैं राष्ट्रपति शासन। ओके, जब हमारे पास सब कुछ गोल हो जाता है यानी हमारे पास पैसों की किल्लत हो जाती है, फाइनेंशियल इशू जब ज़्यादा बढ़ जाता है, उस टाइम हम कौन सा आर्टिकल यूज करके नेशनल इमरजेंसी लगाते हैं? सो आप जानते होंगे कि किसी सर्कल को बनाने के लिए जो होता है ये पूरा सर्कल ये 360 का होता है, 360 डिग्री का होता है। ओके, सो हम वही यहाँ पे यूज़ करेंगे। जब सब कुछ पैसा खत्म हो जाता है तो सब कुछ गोल हो जाता है। इस तरीके से आप इसको याद रख सकते हो। तो जब भी फाइनेंशियल क्राइसिस होता है हमारे इंडिया में, तो फाइनेंशियल इमरजेंसी के लिए कौन सा आर्टिकल होगा? 360। ओके, फाइनेंशियल क्राइसिस के लिए कौन सा आर्टिकल होगा? 360। ये आपको तीनों आर्टिकल याद रखने हैं। ओके, सो ये एक छोटी सी निमोनिक्स थी जिसके थ्रू आप याद कर सकते हो या फिर आप इसको ट्रिक मान सकते हो। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन हम करते हैं। क्वेश्चन नंबर 36 इज गिवन हियर। Under Article 356, President rule can be imposed in a state on the failure of constitutional machinery. This is also called, जब 356 के तहत क्या होता है जिसके तहत प्रेसिडेंट रूल लगाया जाता है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? स्टेट इमरजेंसी। ओके, अभी मैंने आपको बताया स्टेट जब इमरजेंसी में हो तो उस पर प्रेसिडेंट रूल किस आर्टिकल के तहत लगाया जाता है? तो आर्टिकल 356 के तहत। ओके, और यदि कोई स्टेट है वो अपना राज्य किसी कानूनी या फिर कॉन्स्टिट्यूशनल प्रॉपर मैनेजमेंट नहीं कर पा रहा है तो वहाँ पे आर्टिकल 356 लगाया जाता है। ओके, अभी आपको याद होगा मणिपुर में स्टेट इमरजेंसी लगी थी। ओके, तो ये आपको याद रखना है, प्रेसिडेंट रूल लगाया गया था। सो कमेंट बॉक्स में किसी को पता है तो प्लीज़ बताएं कि सबसे ज़्यादा इमरजेंसी यानी प्रेसिडेंट रूल किस स्टेट में लगाया गया है। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 37 इज गिवन हियर। फाइनेंशियल इमरजेंसी अंडर आर्टिकल 360 कैन बी प्रोक्लेम्ड व्हेन द फाइनेंशियल स्टेबिलिटी ऑफ इंडिया आर एनी पार्ट देयर ऑफ इज थ्रेटेंड हु अप्रूव दिस प्रोक्लेमिनेशन। यानी इस क्वेश्चन का कहने का मतलब आप जानेंगे, यानी जो 360 आर्टिकल 360 के तहत जो फाइनेंशियल इमरजेंसी लगाई जाती है तो किस बेस पे इसको पूर्ण तरीके से लागू करने के लिए किसकी प्रोक्लेमिनेशन यानी अप्रूव कौन करता है इसको? तो इसको अप्रूव करने के लिए पार्लियामेंट्री का सिंपल मेजोरिटी से वोटिंग चाहिए होता है। ओके, कोई इस पे स्पेशल मेजोरिटी की वोटिंग की आवश्यकता नीड यानी नहीं होती है। सो फाइनेंशियल इमरजेंसी लागू करने के लिए सिर्फ और सिर्फ हमारे पार्लियामेंट की सिंपल मेजोरिटी की नीड होती है। ओके, सो ये आपको याद रखना है। और कितने तरह की वोटिंग होती है किसी को पता है तो पार्लियामेंट में प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताएं, जिससे आपका रिवीजन भी हो जाएगा। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 38 करते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 38 इज गिवन हियर। द प्रोसीजर फॉर अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इज लेड डाउन इन विच आर्टिकल। यानी जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है उसे अमेंड करने के लिए किस आर्टिकल के तहत हम उसे अमेंड कर सकते हैं? तो आर्टिकल 368 के तहत, आर्टिकल 368 के तहत हम अपने संविधान को अमेंड कर सकते हैं विदाउट किसी उसके बेसिक नेचर में, यानी जो बेसिक नेचर होता है संविधान का उसमें बिना छेड़छाड़ किए हम कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड कर सकते हैं आर्टिकल 368 के तहत। ओके, आर्टिकल 368 के तहत हम संविधान में संशोधन कर सकते हैं बिना उसके बेसिक स्ट्रक्चर में छेड़छाड़ किए। ओके, तो बेसिक स्ट्रक्चर का जो प्रिंसिपल है वो कौन से जजमेंट के थ्रू सुप्रीम कोर्ट ने दिया था? तो प्लीज़ किसी को पता है तो कमेंट बॉक्स में बताएं। और चैनल पे जो भी लोग नए हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लग रही हो और आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छी हो तो। इसके अलावा आप चैनल को शेयर भी कर सकते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज गिवन हियर। क्वेश्चन नंबर 39। द 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1978 रिस्टोर्ड विच राइट दैट वाज रिमूव बाय द 42nd अमेंडमेंट। कौन से जो फंडामेंटल राइट था हमारा जिसको कि 44th
कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के तहत उसको रिमूव कर दिया गया, 42nd अमेंडमेंट। ओके, कौन सा ऐसा फंडामेंटल राइट था? तो उसमें 4 फंडामेंटल राइट दे रखे हैं। पहला है राइट टू एजुकेशन, राइट टू प्रॉपर्टी, राइट टू प्राइवेसी, राइट टू इन्फॉर्मेशन। सो आप देखोगे कि ऑप्शन ए, सी एंड डी जो गिवन है ये सभी फंडामेंटल राइट हैं। राइट टू प्राइवेसी आर्टिकल 21 के तहत, राइट टू इन्फॉर्मेशन आपको बताना है कमेंट बॉक्स में, एंड राइट टू एजुकेशन भी आपका फंडामेंटल राइट भी है एंड फंडामेंटल आपको बताना है ड्यूटीज है या नहीं। ओके, सो राइट टू जो प्रॉपर्टी है इसको हमारे संविधान आर्टिकल 44 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के तहत 1978 में इसको क्या किया था, रिमूव करके ये एक लीगल लॉ बना दिया था। ओके, ये एक लीगल लॉ बना दिया है आर्टिकल 300 के तहत। ओके, सो आपको याद रखना है जो आपका संपत्ति का अधिकार है, ये पहले जब हमारा देश आज़ाद हुआ था उस टाइम पे जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना था उस टाइम पे जो संपत्ति का अधिकार है हमारा एक फंडामेंटल राइट हुआ करता था। लेकिन आफ्टर सम टाइम जैसे जैसे गवर्नमेंट ने नए नए प्रोजेक्ट लॉन्च करे और कुछ ONGC या फिर कोई भी प्रोग्राम लॉन्च करते थे तो उस टाइम पे उनको लैंड एक्वाइजेशन में काफ़ी प्रॉब्लम आती थी, क्योंकि जब भी कोई लैंड एक्वाइजेशन होता था तो आम नागरिक को पता था कि ये हमारा मूलभूत अधिकार है, संपत्ति का अधिकार मूलभूत अधिकार है, तो उसको लेकर वो सुप्रीम कोर्ट में चली जाती थी, जिससे हमारे जो हमारे प्रोग्राम है जो गवर्नमेंट लॉन्च करती थी उनको रन करने में काफ़ी प्रॉब्लम आती थी। तो संविधान सभा में जब बैठक हुई तो हमारे जो पार्लियामेंट्री मेंबर थे उन्होंने डिसाइड किया और इसको अमेंड करके एक लीगल लॉ बना दिया गया आर्टिकल 300 के तहत। ओके, आर्टिकल 300 के तहत इसको लीगल लॉ है, ना कि ये आपका फंडामेंटल राइट। ओके, जो राइट टू प्रॉपर्टी है वो भी फंडामेंटल राइट हमारी नहीं है, आर्टिकल 300 के तहत आपका एक लीगल राइट है। ओके, सो ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 40 इज गिवन हियर। विच अमेंडमेंट एडेड द वर्ड सोशलिस्ट एंड सेकुलर टू द प्रीएम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन? कौन सा ऐसा संविधान संशोधन के तहत ये 3 वर्ड हमारे प्रीएम्बल में शामिल किए गए? कौन कौन से वर्ड हैं? सोशलिस्ट एंड सेकुलर। तो कौन से आर्टिकल के तहत? सो आर्टिकल 42 जिसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन के नाम से भी जाना जाता है। आपको पता होना चाहिए कि जो हमारा अमेंडमेंट्स 42 है इसके तहत इतने सारे संविधान संशोधन किए गए इस आर्टिकल के तहत कि 42 अमेंडमेंट को हम एक मिनी कॉन्स्टिट्यूशन के नाम का दर्जा दिया गया है। सो पहली बात सोशलिस्ट, आपको पता होना चाहिए जब हमारा संविधान बना तो प्रीएम्बल में सोशलिस्ट और सेकुलर वर्ड नहीं थे, इसके अलावा एक और वर्ड है, किसी को पता है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताएं। ओके, तो 3 वर्ड जो है सोशलिस्ट, सेकुलर एंड इंटीग्रिटी, ये तीनों वर्ड हैं ये 42 अमेंडमेंट के तहत ऐड किए गए हमारे प्रीएम्बल में। ओके, सो ये आपको पता होना चाहिए। सो क्वेश्चन नंबर, इसका आंसर क्या हो जाएगा? अमेंडमेंट 42 के तहत हमारे संविधान के प्रीएम्बल में सेकुलर और सोशलिस्ट वर्ड को ऐड किया गया। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 41। ड्यूरिंग अ नेशनल इमरजेंसी अंडर आर्टिकल 352 विच फंडामेंटल राइट कैन नॉट बी सस्पेंडेड? इट्स मीन आर्टिकल जब हम 352 का यूज़ करके गवर्नमेंट कहीं भी नेशनल इमरजेंसी अनाउंस करती है तो उस समय आपका जो फंडामेंटल राइट कौन सा ऐसा है जो सस्पेंड नहीं होता है, यानी कुछ टाइम के लिए वो हट नहीं सकता है, वो वर्केबल नहीं होता है। कौन सा ऐसा आर्टिकल है? सो आर्टिकल आपको पता होना चाहिए, आर्टिकल 20 और 21। आर्टिकल 20 एंड 21 जो है ये दोनों आर्टिकल जब गवर्नमेंट कोई भी या 52 यानी आर्टिकल 52 के तहत फंडामेंट जब इमरजेंसी नेशनल इमरजेंसी लगाई जाती है उस टाइम पे हमारे संविधान के जो मूलभूत अधिकार हैं सभी ऑलमोस्ट हट जाते हैं, लेकिन आर्टिकल 20 और 21 जो है वो सस्पेंडेड नहीं हो सकता। यही क्वेश्चन में पूछा है। ओके, आपको याद रखना है नेशनल इमरजेंसी के तहत आपके आर्टिकल फंडामेंटल राइट जो है आर्टिकल 20 और 21 को सस्पेंड नहीं किया जा सकता, ये आपको याद रखना है। ओके, बाकी सारे जितने भी फंडामेंटल राइट हैं 12 से लेकर के 35 तक वो सभी सस्पेंड हो जाते हैं जब तक नेशनल इमरजेंसी रहती है, लेकिन आर्टिकल 20 और 21 सस्पेंड नहीं होते हैं। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर इज 42 इज गिवन हियर। क्वेश्चन नंबर 42 इज गिवन हियर। क्वेश्चन नंबर 42, जो भी लोग चैनल पे नए हैं प्लीज़ अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। क्वेश्चन नंबर 42 इज गिवन हियर। आर्टिकल 243 was inserted by which constitutional amendment to give constitutional status to पंचायती राज इंस्टीट्यूशन? ओके, तो आर्टिकल 243 के तहत कौन से अमेंडमेंट के तहत पंचायती राज इंस्टीट्यूशन लाया गया? सो ये आपको याद रखना है 73 अमेंडमेंट के तहत पंचायत राज्यों का गठन के बारे में बोला गया है आर्टिकल 243 के तहत। एंड 74 जब अमेंडमेंट हुई उसमें म्यूनसिपालिटीज़ के लिए
ऐड किया गया है, म्यूनसिपालिटीज़ बनाने के लिए ऐड किया गया। ओके, तो ये आपको दोनों अमेंडमेंट याद रखने हैं। अमेंडमेंट 73 एंड 74 आर मोस्ट इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 43 is given here. Article 280 provide for the constitution of which body that recommendation distribution of taxes between center and state. So आर्टिकल 280 के तहत कौन रिकमेंड करता है जो टैक्स होता है उसको डिस्ट्रीब्यूट करने का राज्य और सेंटर में, यानी राज्य और केंद्र में जो टैक्स का बंटवारा होगा वो कौन रिकमेंड करता है। सो इसमें 4 ऑप्शन दे रखे हैं, प्लानिंग कमीशन, फाइनेंस कमीशन, इलेक्शन कमीशन या नीति आयोग। तो ये काफ़ी बेसिक क्वेश्चन है। जो हमारे टैक्स का बंटवारा होता है सेंटर और स्टेट के बीच में वो कौन रिकमेंड करता है। सो फाइनेंस कमीशन। ओके, और अभी जो फिलहाल में है वो 16 फाइनेंस कमीशन जो है वो गठित किया गया है। ओके, 16 फाइनेंस कमीशन। आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि 16 फाइनेंस कमीशन के चेयरमैन कौन है। ओके, 16 फाइनेंस कमीशन के चेयरमैन का नाम बताना है। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 44 इज गिवन हियर। क्वेश्चन नंबर 44, द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया इज स्टैब्लिश अंडर विच आर्टिकल। जो हमारा चुनाव आयोग है वो किस आर्टिकल के तहत स्टैब्लिश किया गया है। सो चुनाव आयोग का जो आर्टिकल है वो 324 है। ओके, इलेक्शन कमीशन काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में है। सो इसका आर्टिकल क्या है इलेक्शन कमीशन का, 324। ओके, एंड कमेंट बॉक्स में मैं बताना है आपको कि प्रेजेंट टाइम में इलेक्शन कमीशन आयोग के हेड कौन है। ओके, यानी हेड इलेक्शन कमिश्नर कौन है, कमेंट बॉक्स में आपको बताना है। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 45 करते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 45 इज गिवन हियर, विच आर्टिकल प्रोवाइड फॉर द कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। सो कौन सा ऐसा आर्टिकल है जो जिसमें कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया के बारे में बताया गया है। सो आर्टिकल 148 डिस्क्राइब अबाउट CAG। ओके, इसको याद करने की मैट्रिक आपको बताता हूँ। CAG, सी आप लिखोगे, जैसे ए का नंबर क्या होता है 1। ओके, एक सेकेंड मैं इसको अच्छे से आपको बताता हूँ जिससे आपको CAG का आर्टिकल याद रहेगा। ओके, तो CAG का आर्टिकल याद करने के लिए थोड़ा सा मैं पेज को यहाँ ले लेता हूँ। सॉरी, CAG का आर्टिकल याद करने के लिए जैसे ये CAG। ओके, सो आप इसको देखोगे, इसकी प्लेस वैल्यू क्या होती है 1 होती है। ओके, प्लेस वैल्यू इसकी 1 होती है। जी में जी की होती है 7, जी की क्या होती है प्लेस वैल्यू 7। बस आप इसमें से जब 1 ऐड करोगे, इसमें 1 ऐड करोगे तो ये क्या बन जाएगा 8, एंड सी की क्या होती है 3। ओके, सो आपको याद रखना है, और 3 में +1 करोगे तो ये क्या बन जाएगा 4। तो आपको ऐसे याद रखना है 1 4 8। ओके, ये तीनों नंबर का जो है ये इसी प्लेस वैल्यू में छुपा हुआ है। तो आपको याद रखना है CAG की जो आर्टिकल क्या होता है 1 4 और 8। ओके, 1 4 8 CAG का आर्टिकल होता है, ये आपको याद रखना है। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 46 इज गिवन हियर, आर्टिकल 370 ग्रांटेड स्पेशल स्टेटस टू विच स्टेट। जो आर्टिकल 370 था वो किसको स्पेशल स्टेटस देता था। सो जम्मू एंड कश्मीर को। आपको पता है ये अभी प्रोवोक हो चुका है, यानी अभी ये हट चुका है आर्टिकल, इसका एवोल्यूशन हो चुका है। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 47 is given here, the fundamental duties of citizen are enshrined in which article added by the 42nd amendment। यानी किस आर्टिकल के तहत जो हमारे फंडामेंटल ड्यूटीज़ है उनको ऐड किया गया 42nd अमेंडमेंट के तहत। सो आर्टिकल कौन सा है फंडामेंटल ड्यूटीज़ का, 51A। ओके, 51A में 8 ऐसे फंडामेंटल ड्यूटीज़ थे जिनको रिकमेंड किया था। किसकी कमेटी बनी थी, स्वर्ण सिंह सब कमेटी। ओके, स्वर्ण सिंह की जो स्वर्ण सिंह थे उनके कहने पे ये कमेटी बनी थी, उन्होंने रिकमेंड करे थे 8। लेकिन अभी आपको पता होनी चाहिए कितने हमारे फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं। किसी को पता है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताएं। आर्टिकल कौन सा है 51 का A। ओके, 51A आर्टिकल है। स्वर्ण सिंह समिति जो है, स्वर्ण सिंह समिति कमेटी बनी थी, उसके कहने पे, उसके रिकमेंडेशन पे जो फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं उनको ऐड किया गया था 42nd अमेंडमेंट के तहत। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 47, आपको यहाँ पे कुछ टिप्स दे रखे हैं, इनको याद रखना है। इनको कैसे याद रखेंगे, जैसे आर्टिकल 243 पंचायती राज के लिए है, आर्टिकल 280 जो है, आर्टिकल 280 फाइनेंस कमीशन के लिए, आर्टिकल 324 है जो वो इलेक्शन कमीशन के लिए, 368 है अमेंडमेंट करने के लिए हमारे संविधान में। ओके, तो ये सभी क्वेश्चन जो है वो UPSC में पूछे जा सकते हैं। तो आपको बहुत ही ध्यान से इस चीज़ों को याद रखना है। ओके, आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। ओके, और अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें एंड वीडियो को शेयर कर दें। नेक्स्ट हम करने जा रहे हैं। ओके, नेक्स्ट क्या गिवन है, नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे हम। इसमें क्या गिवन है, इसमें मिक्स्ड हाई प्रायोरिटी आर्टिकल हैं जो पूछे जाते हैं एग्जाम में क्विक रिवीजन के लिए। ओके, तो 2 क्वेश्चन है यहाँ पे। आर्टिकल 32 इज कॉल्ड द हार्ट एंड सोल। ओके, ये मैं पहले भी आपको अभी बता चुका हूँ कि जो आर्टिकल 32 है जिसको हम रेमेडी भी कहते हैं, ये हार्ट एंड सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन बाई BR अम्बेडकर। व्हाट डज इट प्रोवाइड। सो आर्टिकल जो 32 है उसे संविधान की आत्मा और
हृदय बोला गया है डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी के द्वारा। सो ये हमें क्या प्रोवाइड करती है आर्टिकल 32? ओके, सो इसको ये हमें क्या प्रोवाइड करती है? सो ये हमें राइट टू मूव सुप्रीम कोर्ट, ये हमें क्या प्रोवाइड करती है? इसको राइट टू रेमेडी के नाम से भी जाना जाता है, आपको याद रखना है। राइट टू रेमेडी कौन सा आर्टिकल है? राइट टू रेमेडी आर्टिकल 32 है। ओके, ये हमें क्या प्रोवाइड करती है? ये हमें मूव सुप्रीम कोर्ट फॉर इन्फोर्समेंट ऑफ फंडामेंटल राइट। इट्स मीन जब किसी भी एक आम व्यक्ति के या फिर किसी भी व्यक्ति के, भारतीय नागरिक का जो फंडामेंटल राइट का हनन होता है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन, किसी भी अनदर पर्सन या फिर किसी भी गवर्नमेंट बॉडी के द्वारा, तो हमें आर्टिकल 32 ये पावर देता है कि हम सुप्रीम कोर्ट मूव कर सकते हैं अपने फंडामेंटल राइट को इन्फोर्स करवाने के लिए। ओके, सो इसको क्या कहते हैं? रेमेडी, यानी दवाई करनी एक तरीके से। ओके, सो रेमेडी, राइट टू रेमेडी कौन सा आर्टिकल है? आर्टिकल 32। और बी आर अम्बेडकर जी ने इसे क्या बोला है? हार्ट एंड सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो ये आपको याद रखना है, ये क्वेश्चन पूछा जाता है। आइडेंटिटी कार्ड ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन किस टॉपिक को किसने बोला था? कमेंट बॉक्स में बताएं प्लीज, अगर किसी को पता है तो। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 49 इज गिवन हियर, द कंसेप्ट ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर। एक सेकंड, आपको दिख नहीं रहा होगा, मैं इसको इरेज कर देता हूँ क्वेश्चन। ओके, हाँ जी, सो क्वेश्चन 49 इज गिवन हियर, द कंसेप्ट ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन वाज प्रोपाउंडेड इन विच लैंडमार्क केस। जो हमारा बेसिक स्ट्रक्चर का, देखो ये भी मैंने इससे पहले अभी आपको पढ़ाया था कि बेसिक स्ट्रक्चर का जो प्रिंसिपल है किस केस के तहत, किस लैंडमार्क केसेस के तहत हमें ये मिला था। सो आपको याद रखना है बेसिक स्ट्रक्चर का जो हमें लैंडमार्क केस मिला है, या केशवानंद भारती 1973 में, केशवानंद भारती जो केस है 1973 में सुप्रीम कोर्ट ने बेसिक स्ट्रक्चर का प्रिंसिपल दिया था। आपको याद रखना है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट, ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है यूपीएससी में भी। सो ये आपको याद रखना है, बेसिक स्ट्रक्चर प्रिंसिपल किस केस के तहत दिया गया है सुप्रीम कोर्ट द्वारा? सो केशवानंद भारती 1973 में। ओके, 1973 का जो जजमेंट आई थी। और आपको याद रखना है सबसे बड़ी बेंच जो सुप्रीम कोर्ट की बैठी थी वो इसी केस के दौरान बैठी थी। ओके, कितने जजों की बेंचेस थी? तो 13 जजेस। सबसे ज़्यादा अगर जजेस किसी केस में अभी तक बैठे गए हैं तो 13 जजों की जजेस बैठी थी, 13 जजेस की बेंच इसमें बैठी थी। ओके, ये आपको याद रखना है। 1973 में सुप्रीम कोर्ट ने ये जजमेंट दी थी, कौन सी? बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन का। नेक्स्ट करंट अफेयर, आज की वीडियो का सबसे लास्ट क्वेश्चन इज गिवन हियर, क्वेश्चन नंबर 15, आर्टिकल 356 प्रेसिडेंट रूल कैन बी इन फोर्स फॉर अ मैक्सिमम पीरियड ऑफ हाउ लॉन्ग विदाउट पार्लियामेंट्री अप्रूवल एवरी 6 मंथ। यानी जो आर्टिकल 356 का यूज करके गवर्नमेंट जब कभी नेशनल इमरजेंसी लगाई जाती है, सो आर्टिकल 356 का यूज करके, सॉरी मैंने प्रेसिडेंट रूल बोलना था, प्रेसिडेंट रूल जब भी लगाया जाता है तो 6 महीने के लिए विदाउट पार्लियामेंट्री की परमिशन के, अप्रूवल के, कितने साल तक इस इमरजेंसी को बढ़ाया जा सकता है? सो ये क्वेश्चन में पूछा जा रहा है। तो बेसिकली मैक्सिमम 3 साल तक, यानी मैक्सिमम जो गवर्नमेंट है वो 3 साल तक, मैक्सिमम 3 साल तक किसी भी राज्य में राष्ट्रपति शासन 6 महीने करके बढ़ा सकती है। ओके, 6 महीने करके बढ़ा सकती है, मैक्सिमम 3 साल तक। सो ये क्वेश्चन आप देखोगे कितना मतलब डीपली पूछा गया है, और ये क्वेश्चन एग्जाम में, यूपीएससी के एग्जाम में पूछा गया है कई बार, और स्टेट पीसीएस में भी। सो आप देखोगे ये क्वेश्चन का लेवल काफ़ी अच्छा है। ओके, सो जो भी लोग चैनल पे हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कुछ अनदर टॉपिक बताएं, जिससे मैं आपके लिए उस पर और अच्छी वीडियो या क्विक रिवीजन के लिए मैं ऐसी एमसीक्यू सीरीज ला सकूँ। ओके, सो आज की क्विक रिस्पॉन्स की आर्टिकल समरी हम करते हैं यहाँ पे। जैसे यहाँ पे दे रखा है आर्टिकल 14 इक्वालिटी बिफोर लॉ, आर्टिकल 19 क्या है? इसमें 6 फ्रीडम दे रखे हैं सिटीजन के लिए। इसके अलावा आर्टिकल 21 क्या है? लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। आर्टिकल 21A क्या है? राइट टू एजुकेशन। ओके, ये हमारा फंडामेंटल राइट है सभी। आर्टिकल 22 क्या कहता है? प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट। आर्टिकल 23 क्या कहता है? प्रोहिबिशन ऑफ ट्रैफिकिंग। ओके, आर्टिकल 24 चाइल्ड लेबर प्रोहिबिशन। आर्टिकल 25 से लेकर के 28 तक रिलीजियस फ्रीडम के बारे में बोला गया है। आर्टिकल 29 to 30 क्या गिवन है? कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट ऑफ माइनॉरिटी यहाँ पे मेंशन नहीं है, आपको मेंशन कर लेना है। आर्टिकल 32 क्या है? कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी टू मूव सुप्रीम कोर्ट फॉर इन्फोर्स आवर फंडामेंटल राइट। ओके, अगला जो पार्ट इसमें दे रखा है, ये दे रखा है 36 से 51 तक पार्ट, संविधान का पार्ट जो 4 है उसमें फंडामेंटल डायरेक्टिव प्रिंसिपल के बारे में मेंशन है। डायरेक्टिव प्रिंसिपल हमने किस देश के संविधान से लिया है? कमेंट बॉक्स में प्लीज बताएं। ओके, आर्टिकल 39 क्या कहता है? इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क। एंड आर्टिकल 40 क्या कहता है? विलेज पंचायत के गठन के लिए। आर्टिकल 44 इज यूसीसी लागू करने के लिए, यानी यूनिफॉर्म सिविल कोड के लिए। आर्टिकल 47 न्यूट्रिशन एंड पब्लिक हेल्थ के लिए। ओके, आर्टिकल 48A क्या कहता है? इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन के लिए। सो 48A किस लिए है? इन्वायरमेंट के लिए, आपको याद रखना है। 51 आर्टिकल A क्या है? इंटरनेशनल पीस के लिए। ओके, इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी के लिए।
तो ये सभी जितने आर्टिकल हैं आप देखोगे ये एग्जाम में पूछे जाते हैं। ओके, सो अगला आर्टिकल करते हैं हम। अगला क्या है, एग्जीक्यूटिव एंड पार्लियामेंट, आर्टिकल 52 से लेकर के 51 तक के बीच में गिवन है। आर्टिकल जो 52 है इसमें प्रेसिडेंट के बारे में मेंशन है। आर्टिकल 54 में इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट के बारे में है। ओके, 61 आर्टिकल इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट के बारे में है। आर्टिकल 63 है, इसमें वाइस प्रेसिडेंट के बारे में मेंशन है। आर्टिकल 74 है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के बारे में मेंशन है। ओके, आर्टिकल 75 में पीएम के अपॉइंटमेंट के बारे में मेंशन है आर्टिकल 75 में। इसके अलावा आर्टिकल 79 में पार्लियामेंट्री के बारे में मेंशन है। ओके, आर्टिकल 87 क्या कहता है, प्रेसिडेंट एड्रेस। ओके, एंड यानी बहुत सभा यानी लोअर हाउस एंड बोथ हाउस, सॉरी फॉर दैट, बोथ हाउस, लोअर हाउस एंड अपर हाउस के लिए आर्टिकल 87 प्रेसिडेंट जो एड्रेस करते हैं। इसके अलावा 108 के लिए जॉइंट सीटिंग के लिए 108 आर्टिकल है। मनी बिल के लिए 110 है आर्टिकल, मनी बिल के लिए। ओके, 110 आर्टिकल है, मनी बिल के लिए 110 है। इसके अलावा आपको बताना है एनुअल फाइनेंशियल जो स्टेटमेंट है इसका आर्टिकल क्या है। ओके, इसका आर्टिकल बताना है आपको बताना है, इसका आर्टिकल बताना है आपको, एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट का आर्टिकल कौन सा है। ओके, नेक्स्ट जुडिशरी के लिए नेक्स्ट जुडिशरी के लिए 124 147 तक है। इमरजेंसी के लिए 352 से लेकर के 360 तक गिवन है। ओके, तो ये जितने भी आर्टिकल हैं, इसके अलावा आपको कुछ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ के बारे में दे रखा है आर्टिकल, आपको ये भी याद रखने हैं क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो कौन कौन से हैं वो बताता हूँ मैं आपको। इलेक्शन कमीशन के लिए आर्टिकल 354, फाइनेंस कमीशन के लिए 280 आर्टिकल, नेशनल इमरजेंसी के लिए 352 है। उसके बाद प्रेसिडेंट रूल के लिए क्या है, प्रेसिडेंट रूल के लिए है आर्टिकल 356। फाइनेंशियल इमरजेंसी के लिए 360 आर्टिकल है, 360 आर्टिकल। ओके, सो 368 किसके लिए है, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के लिए, आपको याद रखना है, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के लिए। ओके, सो ये जितने भी आर्टिकल हैं ये आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। सो आज के इस वीडियो में हमने जितने भी आर्टिकल हैं जो इंपॉर्टेंट हैं आपके एग्जाम्स के लिए, उन सभी को हम इस वीडियो में कवर किए हैं। सो जिसको भी ये वीडियो अच्छी लगी हो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें एंड वीडियो को शेयर कर दें और अपना एक प्यारा सा कमेंट इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में डालें। ओके, इसके अलावा आप नेक्स्ट टॉपिक भी आप हमें सजेस्ट कर सकते हैं। सो जो भी लोग इस चैनल से जुड़े हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चैनल का नाम क्या है, ओनली GS क्लासेस। ओके, एंड एक प्यारा सा कमेंट जरूर इस वीडियो के नीचे करें आप। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग, हैव अ नाइस डे।